दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की हम वीडियो में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि भारतीय संविधान को किसने और क्यों बनाया। और दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे और पूरी इसके हिस्टोरियल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे कि इसको कैसे बनाया गया था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उम्मीद करता हूँ तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे आपको काफ़ी अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों बिल्कुल ज़रूर कर लें और लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल रहा है। दोस्तों, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, यानी कि दोस्तों जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी उसका राज 1773 से 1858 तक, और क्राउन रूल दोस्तों 1858 से 1947 तक, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो ब्रिटिशर थे वो भारत में 1608 में आए थे ट्रेडर्स के रूप में। और दोस्तों, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की थी, जिनके पास जो ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स थे, जो कि उनको एक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था दोस्तों 1600 में। और 1765 में दोस्तों जो कंपनी थी उसने प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस को किया दोस्तों। और फिर उनको बाद में जो कि दीवानी राइट्स भी मिल गए थे दोस्तों। दीवानी राइट्स हम उनको बोलते हैं दोस्तों जो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के ऊपर राइट्स होते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स भी उनको दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी के और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में उनको ये दीवानी राइट्स भी मिल गए थे दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त को, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दोस्तों देश को चलाने के लिए। और इसी पर्पस के लिए फिर उस टाइम पे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाई गई थी, जिसको हम आज वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। और जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फीचर्स हैं दोस्तों, उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो दोस्तों ब्रिटिश राज में ही कहीं ना कहीं हैं। और दोस्तों, ब्रिटिश राज में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया था। तो दोस्तों, हमने उन पार्ट्स को दो हिस्सों में बांटा है। एक में है कंपनी रूल और एक में है क्राउन रूल। तो दोस्तों, जब इंडिया में कंपनी रूल था 1773 से 1858 तक दोस्तों, उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स बनाए गए थे, जिनके बेसिस पे हमारे देश में आगे जाके हमने उस संविधान को फॉर्म किया। तो दोस्तों, हम उन थोड़ा एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि वो एक्ट्स क्या क्या थे दोस्तों। जैसे कि पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दूसरा एक्ट था दोस्तों अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फिर था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दोस्तों, ये वो एक्ट्स हैं जो अंग्रेजों के द्वारा कंपनी रूल के टाइम पे बनाए गए थे। और दोस्तों, इनके अपने फीचर्स भी हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हाल में इनके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में बताया जा रहा है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो एक्ट बनाए गए थे उन्हीं में से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादातर पार्ट को डिज़ाइन किया है दोस्तों। और दोस्तों, ये जितने भी एक्ट बने थे ये सारे के सारे कंपनी रूल के टाइम पे बने हुए हैं, जब ब्रिटिशर्स कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत में उस टाइम पे जो राज था दोस्तों।
फिर दोस्तों जैसे ही आपको पता है 1857 में जो दोस्तों क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद फिर जो राज था दोस्तों वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में नहीं रहा था। उसके बाद जो अंग्रेज यहाँ पे रूल कर रहे थे वो वहाँ की जो इंग्लैंड की क्राउन था दोस्तों, वहाँ का जो क्राउन, वहाँ पे जो महारानी थी वो उसके डायरेक्ट अंडर में राज चला गया था। और फिर वहाँ जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी दोस्तों वह अपने देश में यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को जो उस टाइम ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उसको वो वहाँ से चला रहे थे। और दोस्तों क्राउन रूल आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स बनाए गए थे दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और दोस्तों ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस एक्ट में से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रोविजंस को ऐड भी किया हुआ है। और दोस्तों फिर जो लास्ट में हमारे देश की आज़ादी के लिए जो इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। तो दोस्तों ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस हैं जो अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो जड़ें हैं दोस्तों वो इन सभी एक्ट्स के अंदर भी छुपी हुई हैं दोस्तों। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब दोस्तों हम अपने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं और हम उसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे, क्यों बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें दोस्तों यह भी काफ़ी अच्छी भली बाती से पता था कि देश को चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होनी ज़रूरी है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। तो दोस्तों हमें सबसे पहले आज़ादी से पहले भी मतलब जब हम सबसे पहले कब फील हुआ कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चाहिए जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी जिसके बेस पे पूरा देश जो है वर्क करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले 1934 में दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो पुट फॉरवर्ड किया गया था दोस्तों फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय जी के द्वारा। जो एम.एन. रॉय थे दोस्तों उनके द्वारा पहली बार 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो पुट फॉरवर्ड किया गया था, जो कि ये पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया में। और दोस्तों फिर जैसे ही इन्होंने डिमांड रखी थी दोस्तों उसके जस्ट एक साल बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके द्वारा फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई थी कि हमें अपने देश के संविधान को लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बिहाफ पे दोस्तों यह डिक्लेयर किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री इंडिया का, आज़ाद भारत का जो संविधान है वो फ्रेम्ड होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कि दोस्तों जब यह कॉन्स्टिट्यूशन जो हम इसको बनाएंगे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा इसमें बाहर का हमें कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसको भी इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दोस्तों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और दोस्तों वोटिंग के द्वारा। अब दोस्तों यह डिमांड हमारे द्वारा रखी गई थी ब्रिटिशर्स के सामने ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल सके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। और दोस्तों फिर जैसे कि आपको पता है 1939 में फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था दोस्तों और उसमें वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश था यानी कि जो यूके था दोस्तों जो युद्ध में हिस्सा ले रखा था जिसने और जो युद्ध को लड़ रहा था उनको भी इंडियन सोल्जर्स की जरूरत थी जो कि युद्ध के में हिस्सा ले सके। बट दोस्तों जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं और इंडियंस हैं वो बिल्कुल भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे।
तो दोस्तों इसी को देखते हुए जो डिमांड हमने रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो डिमांड दोस्तों फाइनली एक्सेप्टेड कर ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1940 में, जिसको हम अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये डिमांड अगस्त में एक्सेप्ट की गई थी तो हम इसको अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। और यह डिमांड एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट 2 साल बाद दोस्तों जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, जो कि एक कैबिनेट के मेंबर थे, उनको भारत में भेजा गया था ताकि वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें जो हमें अडॉप्ट करना है। और दोस्तों बट इनकी जो डिमांड थी वो मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये पूरा हिस्सा है जो उस टाइम पे इंडिया था दोस्तों, उसको 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। इसी कारण के चलते दोस्तों जो उनकी डिमांड थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की, वो मुस्लिम लीग के द्वारा उस टाइम दोस्तों रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर उसके 4 साल बाद दोस्तों 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया दोस्तों, और कैबिनेट मिशन को भेजा गया और जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत में आया, इसने दोस्तों जो आइडिया था 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों, एंड इट पुट फॉर द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दोस्तों इन्होंने हमारे देश के लिए आगे एक स्कीम रखी कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुन सकें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकें जो हमारे लिए संविधान को ड्राफ्ट करेगी, और दोस्तों कह सकते हैं कि लेमैन भाषा में जो हमारे लिए संविधान बनाएगी और उसको लिखेगी और प्रिपेयर करेगी। दोस्तों हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों हमें पता था कि जैसे हमारा देश आज़ाद होगा और हमें अपने देश को चलाने के लिए संविधान लिखना बहुत जरूरी था। हमें एक बेसिक रूल्स की जरूरत थी दोस्तों, जिन बेसिक रूल्स पे पूरा देश वर्क करेगा और कोई भी दोस्तों संविधान से ऊपर नहीं है, और जो हर कोई इस देश में, इंडिया में, भारत में जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, जिसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं पूरी दुनिया में, और हमारे देश में दोस्तों जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशरी फंक्शंस दोस्तों जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में और उसके दायरे में रहकर सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। इसी के लिए दोस्तों जो हमारे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लिए लिखने की सोची थी ताकि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके और हमारा देश पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कार्य करे और अपने लिए काफी ज्यादा प्रगति कर सके। तो दोस्तों फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वह चुन ली गई थी। तो अब मैं आपको उसका कंपोजिशन भी बता देता हूं। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। यानी कि दोस्तों जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंडर में जो स्कीम थी उसके आधार पर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और दोस्तों जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 मेंबर्स थी दोस्तों। 296 जो इसमें से 389 में से दोस्तों जो 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी दोस्तों। इसमें जो 296 थी दोस्तों वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी और जो रिमेनिंग 93 सीट्स बच गई थी दोस्तों वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड कर दी गई थी। फिर दोस्तों जो आउट ऑफ 296 सीट्स थी उनमें से जो 292 सीट थी दोस्तों यानी कि 292 जो वो थी उनको 11 जो गवर्नर प्रोविंसेस थे दोस्तों उनमें से मेंबर्स को चुना गया था। 11 गवर्नर प्रोविंसेस में थे और जो 4 सीट थी दोस्तों उनको जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे उस टाइम पे उनमें से एक में से एक मेंबर को चुना गया था दोस्तों। और दोस्तों फिर 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी इसमें दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें एक ईच प्रोविंस था और प्रिंसली स्टेट था दोस्तों वो अलॉटेड थे। जो उनकी सीट्स थी वो प्रोपोर्शन में अलॉटेड थी उनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के आधार पे दोस्तों। जो रफली इसमें यह आइडिया लगाया गया था जो एक सीट थी उसको अलॉट किया गया था एवरी मिलियन यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए दोस्तों।
और दोस्तों जो सीट अलोकेट हुई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस को, वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइडेड कर दी गई थी, जैसे कि दोस्तों मुस्लिम्स में, सिख्स में एंड अदर जनरल्स में। इन दोनों को छोड़ के जो और भी कम्युनिटीज थी उनमें डिवाइड कर दी गई थी दोस्तों। और दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो जो नॉमिनेटेड किए गए थे दोस्तों, जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नॉमिनेट किया गया था जो प्रिंसली स्टेट के हेड्स हैं उनके द्वारा। तो दोस्तों यह क्लियर था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड भी थी और वो नॉमिनेटेड भी थी दोस्तों। अब दोस्तों जो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वर्किंग क्या थी, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी दोस्तों। और मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बॉयकॉट भी किया था दोस्तों। और इन्होंने मतलब जो सेपरेट स्टेट पाकिस्तान के लिए बातें भी रखी थी। और दोस्तों जो मीटिंग थी वो सिर्फ उसी टाइम जो मीटिंग थी सिर्फ 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड की गई थी। और जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको इसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था दोस्तों। लेटर फिर उनके बाद दोस्तों जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, उसमें यह दोस्तों जो मीटिंग हुई थी यह 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको परमानेंट प्रेसिडेंट के लिए असेंबली ने चुन लिया था 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों। और फिर दोस्तों इसमें एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को असेंबली में मूव किया गया था दोस्तों। और इसमें जो फंडामेंटल्स थे दोस्तों और कुछ फिलोसफी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो हमारे प्रियम्बल में बताया गया है, ज़्यादातर जो प्रियम्बल का हिस्सा है दोस्तों वो हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में से ही लिया था। और इसको दोस्तों फिर असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा दोस्तों अडॉप्ट भी कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। और दोस्तों इसने जो शेपिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसको सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे इन्फ्लुएंस भी किया था दोस्तों। और इट्स मॉडिफाइड वर्जन, जो इसका मॉडिफाइड वर्जन था दोस्तों ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, उसी ने प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दी और उसकी फॉर्मेशन दी दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद में आया जो चेंजेस हुए दोस्तों, इंडिपेंडेंट एक्ट के द्वारा जो चेंजेस हुए थे दोस्तों, थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव थे दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स के, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर थे, इंडिपेंडेंट एक्ट के बाद दोस्तों उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। और अप्रैल 28 1947 को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ द असेंबली। और दोस्तों 28 अप्रैल 1947 को जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 स्टेट्स के वो पार्ट थे असेंबली के दोस्तों। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3 1947, दोस्तों जो माउंटबेटन प्लान था जून 3 1947 का, उसके एक्सेप्टेंस के बाद जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। जो रिप्रेजेंटेटिव थे दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने ज़्यादातर काफ़ियों ने असेंबली में अपनी सीट ली। और जो मेंबर्स थे दोस्तों मुस्लिम लीग के फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। और जो दोस्तों इंडियन में जो डोमिनियन था उसके जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, उन्होंने भी जो असेंबली में एंटर किया और अपनी सीट्स ली दोस्तों। अब दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा और भी फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे दोस्तों, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो एडिशन था दोस्तों, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस दोस्तों। मतलब कि जो ये लॉज बनाने, ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करने और उनको लिखने और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के कार्य के द्वारा दोस्तों, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा और भी फंक्शंस को परफॉर्म किया गया था। जो उसमें से पहला फंक्शन था वो ये था दोस्तों, इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। दोस्तों इसने इंडिया की जो मेंबरशिप थी वो रेटिफाई की थी
कॉमनवेल्थ में 1949 में मई में। दोस्तों इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, जो हमारा अभी ट्राई कलर फ्लैग है दोस्तों, तिरंगा है। इट वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 को दोस्तों नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। और जो दोस्तों नेशनल एंथम है उसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और दोस्तों जो नेशनल सॉन्ग है उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और दोस्तों इट इलेक्टेड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया। अब दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके 11 सेशंस हुए थे टोटल, और उसमें से दोस्तों इनको कितना समय लगा था, 2 years 11 months and 18 days। दोस्तों यह टोटल समय था 2 साल 11 महीने और 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। और दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो थ्रू आउट द मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया था। और दोस्तों उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था दोस्तों। एंड फिर ड्राफ्ट कमीशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 डेज। और दोस्तों ड्राफ्ट कमीशन को कंसीडर किया गया 114 डेज के लिए। और दोस्तों जो टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट टू 64 लाख। दोस्तों हमारा जो टोटल खर्चा आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो संविधान लिखने में वो 64 लाख रुपये दोस्तों खर्च हुए थे, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बिग अमाउंट था। दोस्तों 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके द्वारा फाइनल सेशन हेल्ड किया गया था। और दोस्तों उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसी ने प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया था, जब तक पहले जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे और जब तक पहली पार्लियामेंट मीटिंग नहीं बैठी थी दोस्तों आफ्टर जनरल इलेक्शंस, तब तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम किया था दोस्तों। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर और माइनर कमेटीज थी। दोस्तों जो माइनर कमेटीज हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो 8 मेजर कमेटीज थी मैं उन मेजर कमेटीज का आपको नाम बता देता हूं। और जो मेजर कमेटीज के चीफ थे दोस्तों मैं उनका भी नाम आपको बता देता हूं। जो पहली कमेटी थी दोस्तों वो थी यूनियन पावर कमेटी, जिसके जो चीफ थे वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। जो अगली कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चीफ थे दोस्तों श्री जवाहरलाल नेहरू जी। और फिर अगली प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसमें जो हमारे चीफ थे दोस्तों वो भारत के लौह पुरुष श्री सरदार पटेल जी। और फिर जो अगली ड्राफ्टिंग कमेटी थी दोस्तों, इसके जो चेयरमैन थे वो थे श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और दोस्तों जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के ऊपर, इसके भी दोस्तों जो चीफ थे वो थे हमारे लौह पुरुष श्री सरदार पटेल जी। और दोस्तों रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, इसके जो हमारे चेयरमैन थे दोस्तों वो थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों जो स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी, जो इसके चेयरमैन थे और जो चीफ थे दोस्तों वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। और फिर जो अगली और फाइनल और 8th जो मेजर कमेटी थी दोस्तों जिसका नाम था स्टीयरिंग कमेटी, इनके जो चीफ थे या जो इसके चेयरमैन थे दोस्तों वो थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों इन जो टोटल कमेटीज हैं इनमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी दोस्तों वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। और दोस्तों जो 7 मेंबर्स थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और अगले जो श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर जी, श्री अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, श्री डॉक्टर के एम मुंशी जी, श्री सैयद मोहम्मद सदाउल, ये भी दोस्तों इनके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे दोस्तों। और श्री एन माधवा राव जी दोस्तों, ये पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, बट इनको जो BL मित्तर जी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनकी कुछ इल हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसके द्वारा इनको रिप्लेस किया गया। BL मित्तर जी की जगह श्री एन माधवा राव जी को लाया गया। और फिर जो हमारे 7वें मेंबर थे श्री TT कृष्णा अमचारी जी, जिनको
मतलब वो भी रिप्लेस्ड होके आए थे। किसके जगह पे दोस्तों? जो श्री डीपी खैतन जी थे, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिसकी जगह श्री टीटी कृष्णमाचारी जी को यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में लाया गया था दोस्तों। और दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेटी थी दोस्तों। और दोस्तों जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने 6 से भी कम महीने, मतलब 6 महीनों से भी कम का समय लिया था दोस्तों, ताकि वो ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर सके। और ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों इन ऑल इट्स सेट ओनली फॉर 141 डेज। और दोस्तों इन टोटल में भी वो सिर्फ 141 दिनों के लिए बैठी थी दोस्तों, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब दोस्तों इसमें एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, वो असेंबली में 4 नवंबर 1948 को उनको दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था। और असेंबली को दोस्तों फिर जनरल डिस्कशन किया था इसके ऊपर 5 दिनों के लिए दोस्तों, टिल नवंबर 9, 1948। और फिर दोस्तों ये पहली रीडिंग थी। और जो सेकंड रीडिंग थी दोस्तों क्लोज बाय क्लोज, वो स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर 1948 को, और जो ख़त्म हुई थी दोस्तों वो 17 अक्टूबर 1949 को। और इस स्टेज के दौरान दोस्तों 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे, और जिसमें से दोस्तों 2,473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। और जिसमें से दोस्तों 2,473 अमेंडमेंट्स को एक्चुअली डिस्कस किया गया था असेंबली में। और जो दोस्तों थर्ड रीडिंग थी ड्राफ्ट की, वो स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर 1949 को दोस्तों। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने एक मोशन मूव किया था दोस्तों, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कमीशन वॉज डिक्लेयर्ड पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इस मोशन को पास डिक्लेयर कर दिया गया था दोस्तों। एंड इस पे जो सिग्नेचर्स थे मेंबर्स के एंड प्रेसिडेंट्स के, वो भी हो गए थे दोस्तों। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स ऑफ असेंबली, ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे। दोस्तों जो टोटल 299 मेंबर्स थे असेंबली के, उनमें से सिर्फ 284 उस दिन वहाँ पे एक्चुअली में प्रेजेंट थे दोस्तों, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था दोस्तों, यानी कि 284 मेंबर्स ने। और दोस्तों दिस इज ऑल्सो मेंशन प्रियम्बल में दोस्तों कि इसको भी मेंशन किया गया है, इस डेट को मेंशन किया गया है, with the people of the India in Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution। और दोस्तों this constitution as adopted on 26 नवंबर 1949 को contained preamble of 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, एनेक्ट किया गया था दोस्तों, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक प्रियम्बल था दोस्तों, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। फिर दोस्तों जो इन्फोर्समेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह पूर्ण रूप से लागू तब हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन को दोस्तों हम रेफर करते हैं एज रेफर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट्स ऑफ इस कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एट रिपब्लिक डे। और दोस्तों हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में भी हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। और दोस्तों तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो आपको बतानी है दोस्तों, जो सर बी एन राव जी थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे देश का संविधान किन के द्वारा लिखा गया था और क्यों लिखा गया था। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको अभी भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार दोबारा जाके वीडियो को अच्छे से देखें, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।